मैंने आपको बहुत सारी कल्ट स्टोरीज सुनाई हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस दिखाए हैं जिसके अंदर लोग फंस कर किसी की बातों में आकर कुछ भी कर बैठते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको केस बताने वाला हूं वो कुछ ऐसा है जिसने ना सिर्फ एक देश को बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपना खौफ जमाया, और वो आज तक भी सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि वो एकमात्र ऐसा केस है जिसके अंदर रिकॉर्ड बना सबसे ज्यादा मास सुसाइड करने का। जी हां, इस वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि एंड में ही आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आखिर इस केस के अंदर क्या हुआ था। समझ में आपको यह भी आना चाहिए कि लाइक बटन दबाने के बाद क्या होता है, वो ब्लैक हो जाता है, ब्लू हो जाता है, तो वो आप जरूर देख लें। साथ ही ये बात भी पक्की है कि सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद वो ग्रे कलर का हो जाता है, तो वो आप जरूर दबा दें। कमेंट्स में पिक मी लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलें क्योंकि मैं आपको शाउट आउट देता हूं। और हाँ, लाइक्स का टारगेट है 17,000 का। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के इंडियाना में जाना पड़ेगा और समय था मई 1931 का, जब इसी राज्य के एक छोटे से गांव मिजरी में रहने वाले एक परिवार के घर जिम जॉन्स नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे को जन्म देने के बाद से ही इस परिवार के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतों का समय आ चुका था क्योंकि अभी अभी हाल ही में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होकर ही चुका था, कुछ ही साल बीते थे और अभी दूसरे वर्ल्ड वॉर का भी आभास पूरी दुनिया को हो चुका था कि नहीं, दुनिया भी शांत बैठने वाली नहीं है। जिम जॉन्स के पिता के पास अब कोई खास काम वाम भी नहीं बचा था जिससे उनका घर खर्च भी नहीं चल पा रहा था। बच्चों को पालने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी जिस वजह से परेशान होकर जिम की मां उसके पिता को छोड़कर अपने घर निकल चुकी थी। अब यहां पर जिम के पिता और जिम दोनों ही अकेले अपने घर में रह रहे थे। दिक्कतें इतनी ज्यादा थी कि यह घर सही से चल नहीं पा रहा था, जिसके बाद जिम के पिता ने सरकार के सामने गुहार लगाई कि उनको कहीं और सेटल किया जाए, वो यहां पर रहते हुए अपना खाना तक नहीं कमा पा रहे हैं। सरकार ने उनकी बात सुनी, जिसके बाद जिम और उसके पिता को वहां से निकालकर खेतों के बीच में बने हुए एक शैक के अंदर शिफ्ट करवा दिया गया। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि ना ही उस शैक के अंदर बिजली पानी की व्यवस्था थी, खाना तो दूर दूर तक कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। बेचारा जिम डेली सुबह उठता, अपने पिता से खाने की डिमांड करता, लेकिन उसका पिता बेचारा क्या ही करे, उसके पास कोई काम धंधा ही नहीं था। डेली की डेली उसका पिता इधर उधर काम धंधों की तलाश में जाता, जिम अकेला घर पर पड़ा रहता। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। और इस टाइम तक आते आते जिम थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, वो खुद अब सड़कों पर बाहर निकलने लगा। उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते थे। सोचकर देखिए आप, एक छोटा सा लड़का घर से बाहर बिना कपड़ों के निकल रहा है, इधर उधर सड़कों पर घूम रहा है, कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं है, कोई उसे खाना पानी देने के लिए तैयार नहीं है। वो पूरा दिन सड़कों पर घूमता रहता और हालात यहां तक आ चुके थे कि ना सिर्फ जिम बल्कि उसके पिता तक आस पड़ोस के खेतों में से या फिर आस पड़ोस की दुकानों से चोरी कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ खाने की। उनको इतनी ज्यादा दिक्कतें आ चुकी थी कि समझ नहीं आ रहा था, चोरी के अलावा उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और एक दिन वो भी आया जब इसी तरह से जिम सुबह सुबह अपने घर से बाहर बिना कपड़ों के निकला, इधर उधर सड़कों पर घूम रहा था, लोगों से खाना पानी मांग रहा था, लोगों से पैसे मांग रहा था कि कहीं से उसकी कोई मदद हो जाए। तभी एक पास्टर, जो कि आपको पता होगा कि चर्च के अंदर जो भी पादरी वगैरह होते हैं उन्हें पास्टर भी कहा जाता है, वो पास्टर अपनी पत्नी के साथ इसी रोड को क्रॉस कर रहा था जिसको सामने से आते हुए ये लड़का दिखाई दिया। जब उस पास्टर ने जाकर लड़के से यानी कि जिम जॉन से पूछा कि हाँ भाई बता क्या दिक्कत है तेरे साथ, तो उसने बताया कि मेरे पास कुछ भी खाना पानी नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मेरे पिता भी ऐसे ही हालातों से गुजर रहे हैं। तो उस पास्टर ने अपने हाथ में मौजूद एक बाइबल की किताब इस जिम जॉन्स को दे दी और कहा कि इसे पढ़ो, तुम्हारी लाइफ के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये बात जिम जॉन्स ने सुनी तो उसने वो बाइबल ले ली उससे और वो पास्टर और उसकी पत्नी वहां से उस टाइम पर निकल गए। अब बाइबल जिम जॉन्स के हाथ में थी, वो उसको वहीं पर पढ़ने लग गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, उसने वो बाइबल किसी और को नहीं दी। शाम होते होते हल्का फुल्का खाना वाना खाकर बाहर से ही वो अपने घर पे आ चुका था। अब उसके पास वो बाइबल थी जो उसने रात को ही वहीं बैठकर अपने शैक के अंदर पढ़नी शुरू कर दी। और यही वो मोमेंट था जब इस जिम जॉन्स की लाइफ का सब कुछ बदल चुका था। ना सिर्फ उसकी बल्कि अब उसके पिता की भी आने वाली जिंदगी पूरी बदलने वाली थी। जी हाँ, इसी बाइबल को पढ़ते पढ़ते जिम जॉन्स नाम का लड़का इतना ज्यादा फैसिनेट हो गया, इतना ज्यादा वो कन्वर्ट हो चुका था कि उसको सिर्फ धर्म और मौत ही दिखाई दे रही थी। एक साइड धर्म था जिसके रास्ते पर वो चलना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ मौत थी जो कि ये बाइबल उसे सिखा रही थी कि जिंदगी का एक ही सत्य है और वो है मौत, जो कि सच भी है। वो इस किताब को पढ़ते पढ़ते आस पड़ोस के लोगों के बीच में जाता, वहां खड़े होकर सबको सिखाने लग जाता कि आखिर धर्म और मौत के बीच में क्या रिश्ता है और कैसे हम इससे कभी दूर नहीं भाग सकते। अब जब लोग इसकी बात ये सुनते तो वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते कि एक छोटा सा बच्चा उनको आकर कैसी कैसी बातें बता रहा है, जरूर इसके अंदर कुछ अलग शक्तियां हैं, जरूर ये कुछ अलग ही है। जी हां, जब ये जिम जॉन्स लोगों के बीच में खड़ा होकर सड़कों के ऊपर भाषण देता तो वो इस भाषण के बीच में अपने अंदर दिव्य शक्तियां होने की बातें करता। वो कहता लोगों को कि उसे इस बाइबल को पढ़कर उड़ने की शक्ति प्राप्त हो चुकी है, वो कहीं भी उड़कर इधर उधर जा सकता है। जब लोगों ने उससे बात करी कि ठीक है, अगर तेरे अंदर ऐसा कुछ है तो तू हमें करके दिखा, तू हमें उड़कर दिखा, तो सोचकर देखिए आप, ये लड़का वहीं एक दुकान की छत के ऊपर गया, जबकि लोग नीचे खड़े थे, ये देख रहे थे कि क्या सच में इसके
पास उड़ने की शक्तियां हैं। ये लड़का दुकान की छत के ऊपर चढ़ा, आकर उसकी मंडेर के ऊपर खड़ा हो गया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी, हाथ दोनों ऊपर की तरफ किए और अब वो उड़ना चाह रहा था, लेकिन जैसे उसने एक स्टेप आगे की तरफ रखा वो सीधा छत से नीचे आ गिरा और उसका एक हाथ तक टूट गया। जब ये चीज लोगों ने देखी तो वो उसके ऊपर हंसने लगे। ऑब्वियसली वो उसे बेवकूफ बोल रहे थे कि ऐसी कोई शक्ति किसी के पास कभी नहीं आ सकती, ये सब बकवास है, इसकी कोई मत सुनो। जब ये चीज जिम जॉन्स को महसूस हुई तो उसको समझ आ गया कि नहीं, इस तरीके से दिव्य शक्तियां तो उसे भी प्राप्त नहीं होने वाली और ना ही कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा। जिसके बाद वो सिर्फ मौत के रास्ते पर चल पड़ा। उसने अब दुनिया को यह समझाना शुरू कर दिया कि एंड में चाहे जो भी हो, तुम्हारा सत्य सिर्फ मौत ही है। और इसी तरीके से उसने पैसे भी कमाने शुरू कर दिए। वो एक डब्बे के अंदर लोगों के नाम लिखकर, लिटरली लोगों के नाम लिखकर, अनजान लोगों के जो कि हाल ही में मरे थे, वो अखबारों में पढ़ता, इधर उधर सुनता कि उसकी डेथ हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, उन सभी के पर्चियों में नाम लिखकर एक डब्बे के अंदर वो पर्चियां डालकर सड़क के बीच में खड़ा हो जाता और लोगों से उसके बदले पैसे मांगता कि हाँ, ये लोग मर गए हैं, मैंने पहले ही कहा था, मौत एक अटल सत्य है, आप इससे कभी नहीं भाग सकते। तो इसके बदले लोग उसे दान भी दे रहे थे, उसके पास पैसे भी आने लगे थे। वो बाइबल अब तक पूरी पढ़ चुका था, उसको समझ आ चुका था कि आखिर भगवान उससे क्या चाहते हैं और लोग उससे क्या चाहते हैं, वो लोगों से क्या करवाना चाहता है। लेकिन इसको भी पढ़ने के बाद वो अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसने और भी बड़े बड़े लोगों के बारे में जानना शुरू कर दिया। उस टाइम पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी किताबें काफी सारी दुनिया में पब्लिश हो चुकी थी। उसने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, उसने हिटलर के बारे में पढ़ा, जो कि अब आने वाले टाइम में यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उसको बहुत ज्यादा फैसिनेट करने वाला था। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 का भी टाइम आ चुका था और अब तक ये जिम जॉन्स थोड़ा सा और बड़ा हो चुका था। और जैसे ही उसने हिटलर के एजेंडा के बारे में जाना कि हाँ, हिटलर पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिज्म फैलाना चाह रहा है, उसको ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई और वो हिटलर के सपोर्ट में अपने आस पड़ोस में बोलने लगा कि हाँ, जल्दी से जल्दी हिटलर को ज्वाइन कर लो क्योंकि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाला है और अगर नहीं किया तो तुम्हारे साथ दिक्कत होगी। लेकिन अब बड़े लोग तो उसकी बातों में नहीं आ रहे थे, बट जो आस पड़ोस में बच्चे रह रहे थे वो उनके पास जाकर उनको हिटलर का एजेंडा समझाता, हिटलर के कम्युनिज्म के बारे में समझाता और ऐसे छोटे छोटे बच्चे उसकी बातों में आने भी लगे। उसके साथ अब उसकी पूरी टीम बन चुकी थी। वो प्रॉपर एक पूरी तरह से एक पास्टर बनकर सुबह सुबह उठता वो और अपना कोट वगैरह डालकर, ब्लैक कोट डालकर, यहाँ ऊपर कम्युनिज्म का वो स्टिकर वगैरह लगाकर पूरे मोहल्ले में इधर उधर घूमता फिरता सिर्फ और सिर्फ कम्युनिज्म फैलाने के लिए। अब जिम जॉन्स ने आसपास के चर्चिज में जाना शुरू कर दिया और वहां जा जाकर अपने इस कम्युनिज्म का और अपने बारे में बताने लग गया कि आखिर वो क्या है और वो कैसे इस धर्म और मौत के प्रति लोगों को बताना चाहता है कि सत्य क्या है। अब जब लोग जो चर्च में आया करते थे, ऑब्वियसली वो रिलीजियस लोग थे, भक्ति भावना में विश्वास रख रहे थे, तो उनको इस जिम जॉन्स की बातें समझ में आने लगी। वो इसके प्रति अट्रैक्ट होने लगे कि आखिर ये आदमी उनको क्या समझाना चाह रहा है। उसने लोगों के सामने 3Ds का फॉर्मूला रखा। जी हाँ, DDD, ड्रिंक, डांस और डेविल। जब ये चीज लोगों को समझ आई कि ये ड्रिंक, डांस और डेविल क्या है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। असल में ड्रिंक, डांस और डेविल के इस चक्कर में, इस फॉर्मूला में आकर लोग अब जिम जॉन्स के घर पर जाने लगे, वहां जाकर पार्टी करते, डांस करते और एंड में जब पार्टी की एंड होती तो वो उनको डेविल के बारे में समझाता कि आखिर डेविल उनसे क्या चाहता है। जब लोग नशे के अंदर आकर ये डेविल के बारे में सुनते तो उनके अंदर ये अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता कि आखिर डेविल इस दुनिया के अंदर है और वो कभी भी उनको खत्म कर सकता है। जिम जॉन्स अब कॉलेज में आ चुका था और कॉलेज में आकर उसने अपनी खुद की कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। इसके अंदर उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जब ये बात वहां के लोकल अथॉरिटीज को पता लगी कि इस तरह से एक लड़का जो कि कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लेने का फैसला किया। सीधा जाकर जिम जॉन्स को धरा गया, झपते ही उसको पुलिस स्टेशन लाया गया और वहां पर उससे सवाल जवाब करने के बाद उसे वापस छोड़ भी दिया गया। खैर, कॉलेज के अंदर आते ही वापस उसने अपनी वही एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया और इसी कॉलेज में रहते हुए उसको एक लड़की भी पसंद आ चुकी थी जिसका नाम मार्सेलिन था। दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। लेकिन अब ये दोनों लोग ही मिलकर कम्युनिज्म फैलाए जा रहे थे, साथ ही लोगों को बताते कि आखिर 3Ds का क्या उनकी लाइफ के अंदर महत्व है और कैसे उनको इन दोनों लोगों के साथ यानी कि जिम जॉन्स और उसकी पत्नी मार्सेलिन के साथ जुड़ जाना चाहिए। 1950 तक आते आते जिम जॉन्स और उसकी पत्नी आसपास के काफी सारी चर्चिज के अंदर पास्टर बन चुके थे, पादरी बन चुके थे। वहां जा जाकर लोगों को वो इन्फ्लुएंस करते, अपने जाल में फंसाते, उनको बताते कि आखिर भगवान उनसे क्या चाहता है और वो उनसे क्या चाहते हैं। लोग उनके जाल में फंसते ही जा रहे थे। समय आ चुका था सन 1955 का, जब फाइनली पहली बार इस जिम जॉन्स ने दुनिया के सामने आकर कहा कि वो अपना एक खुद का ही अलग एक कम्युनिटी बनाना चाह रहा है जिसका नाम उसने पीपल्स टेंपल रखा। जी हाँ, पहली बार उसने अपने इस कल्ट के नाम को दुनिया के सामने रखा और लोग बहुत
पता नहीं क्या वो पागल थे या फिर क्या थे, मुझे नहीं पता, बट हाँ बहुत सारे लोग इस पीपल्स टेंपल में फंसते ही जा रहे थे, इसके अंदर ज्वाइन होते ही जा रहे थे। जो भी लोग उसके साथ जुड़ते वो उनको यही समझा रहा था कि कम्युनिज्म और क्रिश्चियनिटी को उसने मिलाकर ये पीपल्स टेंपल बनाया है और इसके सहारे ही अब पूरी दुनिया चलने वाली है। जब लोग ये बात सुनते कि दुनिया इसके सहारे चलने वाली है तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते, इससे वो सीधे तौर पर इसको ज्वाइन कर लेते और सीधे तौर पर वो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। क्रिश्चियनिटी को भी वो साइड में रखकर सीधे तौर पर अपने आसपास के अपने यारे प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को वो इस ग्रुप के अंदर लेकर आ रहे थे। और जो भी इस ग्रुप के अंदर एक बार आ जाता, जिम जोन्स उसका बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखता। अपनी पॉपुलैरिटी और बढ़ाने के लिए जिम जोन्स ने बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स लगाने शुरू कर दिए और उन सेमिनार्स के अंदर वो अपने फॉलोवर्स को कहता कि जितने भी हो सके उतनी भीड़ तुम लेकर आओ। और इसी भीड़ के अंदर वो सामने स्टेज के ऊपर आकर खड़ा होता और सबको कहता कि मैं तुम सबको हील कर रहा हूं, जो भी तुम्हारी बीमारी है वो सारी की सारी अब ठीक हो जाएगी। और बहुत से लोग इस चीज के अंदर विश्वास भी कर रहे थे। और कमाल की बात यह है कि आज भी लोग इस तरीके की चीजों में विश्वास करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो आगे स्टेज के ऊपर खड़े हो जाते हैं और जस्ट ऐसे हाथ आगे करते हैं और कहते हैं कि पूरी भीड़ की बीमारी खत्म हो गई है। पता नहीं उन लोगों को कौन समझाएगा कि इस दुनिया में मेडिकल नाम की भी चीज होती है और आखिर में आकर तो उस चीज का सहारा लेना ही पड़ेगा। 1960 का टाइम आ चुका था और ये वो टाइम था जब अमेरिका के अंदर काले और गोरे का भेद बहुत ज्यादा चल रहा था। काले लोगों से गोरे लोग बहुत ज्यादा नफरत कर रहे थे, उनको अपने पास भी नहीं आने देते। हद तो यहां तब हो चुकी थी जब लोगों ने रास्तों के बीच में भी लाइन खींच दी थी कि ये वाला रास्ता गोरे लोगों के लिए है, इसके ऊपर काले लोग नहीं आएंगे, और ये वाला रास्ता काले लोगों के लिए है और इस रास्ते से गोरे लोग अपनी दूरी बनाकर रखेंगे। जब ये चीज जिम जोन्स ने देखी तो उसने इस चीज का फायदा उठाने का सोचा। वो समझ चुका था कि अगर वो इन दोनों को किसी तरीके से एक कर दे तो बहुत सारे फॉलोवर्स उसके पास आ जाएंगे। और उसको ये मौका मिल भी गया क्योंकि यहां इंडियानापोलिस के मेयर ने जिम जोन्स को डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स बना दिया था। और जैसे ही वो इस पद के ऊपर पहुंचा उसने सारे के सारे मतभेद खत्म कर दिए, अपने आसपास में रहने वाले काले और गोरों को आपस में मिलवा दिया, यहां तक कि उनकी शादी तक करवा डाली, जिससे अब बहुत सारे लोग उससे और ज्यादा प्रभावित हो गए कि हाँ यार देखो इसने आते ही ये स्टेप लिया, बहुत अच्छी बात है, मतभेद जो थे वो बीच में से खत्म कर दिए, लोगों के बीच में प्यार बना रहा है, इसके साथ तो हमें भी जुड़ना चाहिए। 1960 का एंड होते होते जिम जोन्स और उसकी पत्नी ने मिलकर 6 अलग अलग रंगों के बच्चों को गोद ले लिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो वो कितना प्यार करते हैं इन लोगों के साथ और वो कितने प्यार से इन बच्चों को रख रहे हैं। जब ये चीज लोगों ने देखी तो वो भी उससे और ज्यादा प्रभावित हुए कि हाँ यार देखो कितनी अच्छी फैमिली इसने बनाई है, कितना भला कर रहा है लोगों का। लोग उससे और ज्यादा प्रभावित होने लगे, उससे जुड़ने लगे। जब यहां पर जिम जोन्स ने देखा कि उसकी फैमिली अब बढ़ती जा रही है, उसके फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो यहां पर उसने अपने फॉलोवर्स को अब डराना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक वो डरेंगे नहीं तब तक वो उसे कंट्रोल नहीं होंगे। जी हां, 1961 यानी कि 1961 में जिम जोन्स ने पूरे के पूरे अपने फॉलोवर्स को यानी कि पीपल्स टेंपल की जितनी भी सेना थी इसकी, इन सभी को कह दिया कि अमेरिका के ऊपर और खास तौर पर इंडियानापोलिस के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, उन सबको बर्बाद कर दिया जाएगा, उन सब की जान ले ली जाएगी। जब ये चीज उसके फॉलोवर्स ने सुनी तो सभी उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हाँ बाबूजी बताओ फिर हमें क्या करना है। यहां पर जिम जोन्स ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई और जगह देखता हूं, मैं कहीं और तुम सबको सेटल कर दूंगा। 1962 के स्टार्टिंग में ही यहां जिम जोन्स ने अमेरिका से फ्लाइट भरी सीधा ब्राजील गया। रियो डी जेनेरियो के अंदर जाकर वहां वो देखने लग गया कि क्या उसको कहीं स्पेस मिल सकता है यहां पर अपना पूरा का पूरा एक साम्राज्य बसाने के लिए। काफी टाइम तक वहां रहने के बाद उसको कोई अपना साम्राज्य बनाने के लिए अलग जगह नहीं मिली, जिसके बाद 1963 के स्टार्टिंग में ही वो वापस अपने उसे इंडियानापोलिस में आ गया। वहां जाकर उसने अपने वही फॉलोवर से कह दिया कि नहीं मेरे को ऐसी तो कोई जगह नहीं मिली, लेकिन हाँ हम यहीं पर रहकर आप सभी को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन जब ये चीज लोगों ने सुनी कि ये तो हमको यहीं रख रहा है, इसको हमारी जिंदगी की कोई केयर नहीं है, 1 साल पहले हमें बोल रहा था कि अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, हम सभी मर जाएंगे, तो हमें बचा क्यों नहीं रहा। जब ये चीज लोगों को फील हुई तो उनको समझ आ गया कि ये तो हमें पागल बना रहा है। और जहां अब ये सेमिनार लगा रहा था 1 साल बाद वापस आकर इंडियानापोलिस में, तो अब इतनी भीड़ नहीं आ रही थी जितनी पहले आया करती थी, हजारों की संख्या में। जब ये चीज जिम जोन्स ने देखी तो उसको बुरा लगा कि अब उसके फॉलोवर्स, उसके भक्त उसके पास वापस क्यों नहीं आ रहे, और इसी वजह से उसको पीपल्स टेंपल नाम की संस्था चलाने के लिए भी फाइनेंशियल तंगी आने लगी, आर्थिक तंगी आने लगी, उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। तो इस चीज से निपटने के लिए उसने जितने भी अपने मंदिर बनवा रखे थे, जो अलग अलग जगहों पर अपने ये
ब्रांचेस खोली हुई थी पीपल्स टेम्पल की, वो जगह ही उसने बेचनी शुरू कर दी। और कमाल की बात ये थी कि ये जो पहला ये जो केंद्र बनाया था जहां से पीपल्स टेम्पल की शुरुआत हुई थी, जिस बिल्डिंग से, वो बिल्डिंग तक उसे बेचनी पड़ गई सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा आर्थिक तंगी से अब जूझ रहा था। 1965 का वो टाइम था जब जिम जॉन्स को लग रहा था कि नहीं, वो यहाँ पर रहते हुए तो अपना खर्चा वगैरह नहीं चला सकता, जो भी इसके बचे कुछ फॉलोवर्स हैं उनके पास भी अब इतने पैसे नहीं बचे कि वो उसको दे दे और वो पूरी की पूरी संस्था को अच्छे से चला सके। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इस बड़े शहर से बाहर निकलकर किसी जंगली इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं, और जो भी उसके जो पक्के फॉलोवर्स होंगे वो तो उसके पीछे पीछे अपने आप भगते हुए चले आएंगे, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो यहाँ उसने सोचा कि क्यों ना वो वहां से निकलकर कैलिफोर्निया की रेडवुड वैली में शिफ्ट हो जाए, और वहां पर उसे अच्छी खासी जगह मिल भी जाएगी जंगलों के बीच में। 1965 के मिड तक आते आते उसने सभी फॉलोवर्स को कह दिया कि एक और बहुत बड़ा न्यूक्लियर अटैक इंडियानापोलिस के ऊपर होने वाला है, और हम सबको मारने के लिए साजिश भी की जा चुकी है, इसलिए हमको जल्दी ही ये जगह छोड़नी पड़ेगी। सभी फॉलोवर्स ने मिलकर हजारों की संख्या में लोगों ने उस टाइम पर वहां से ट्रांसपोर्ट किया। वो सीधा इंडियानापोलिस को छोड़कर, अपना सारा काम धंधा छोड़कर, अपना कारोबार वगैरह सब छोड़कर वो इंडियानापोलिस से कैलिफोर्निया की रेडवुड वैली में जंगलों के बीच में शिफ्ट हो चुके थे। लेकिन जैसे ये सारे लोग आए यहां, अब जिम जॉन्स इन सब के सामने मसीहा बनकर आया कि अब आप सब लोग सुरक्षित हैं, आप सभी को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेवारी है, आप सभी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जब ये चीज लोगों ने सुनी तो उन्होंने चैन की सांस ली कि हाँ, अब तो हम सुरक्षित हैं, अब तो हम जी पाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये जो भी जिम जॉन्स उनके सामने आकर बोल रहा है वो सारा कुछ वो नशे में भंड होकर बोलता है। सुबह पहले ही वो उठते ही ड्रग्स ले लेता है, वो सुबह उठते ही माल फूकता है, और सुबह सुबह ही सेट होकर वो मंच पर चढ़ा अपने फॉलोवर्स के सामने डेली मसीहा बनकर आता और सभी को समझाता कि मैं तुमको कैसे बचाऊंगा। लेकिन अब यहां दिक्कत यह थी कि ये जो लेकर आया था हजारों की संख्या में लोग, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि वो जंगल में थे, ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ था क्योंकि वो जंगल में थे। और अब फिर से पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए जिम जॉन्स ने इन सभी फॉलोवर्स को कह दिया कि तुम्हारे पास इंडियानापोलिस के अंदर जो भी कुछ था, जो भी तुम्हारे पास धन संपत्ति जो भी थी, वो सब कुछ बेचकर पैसा लेकर आओ, क्योंकि हमें अब जिंदगी तो यहीं पर काटनी है, सुरक्षित तो हम यहीं पर हैं, इसलिए तुम्हारा वहां पर कुछ होने का मतलब ही नहीं है। वो सारा कुछ बेचकर उसका पैसा मेरे को ला कर दो, मैं तुमको यहां पर अच्छे से रखूंगा। और सोच कर देखिए आप, लोग इतने बेवकूफ थे उस टाइम पर, बेशक आज भी बन जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर इतने ज्यादा बेवकूफ थे कि हजारों किलोमीटर वो वापस गए इंडियानापोलिस में सिर्फ अपना काम धंधा, अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपनी दुकानें, अपना घर बेचने के लिए। वहां से पैसा जुटाकर वो वापस जिम जॉन्स के पास आए, उसको सारा पैसा दिया। अब जिम जॉन्स बिल्कुल समझ चुका था कि ये जो बचे कुचे फॉलोवर्स हैं ये तो उसके कट्टर समर्थक हैं, अब इनके पास ना ही काम धंधा है, ना ही इनके पास घर है रहने के लिए, ये तो उसे कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, तो जो इनको कहेगा वो ये करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सोच कर देखिए आप, यहाँ पर जिनकी पत्नियां थी, जो कपल्स थे यहाँ पर, उन सभी को बुलाया, उन सभी को जोड़े में बुलाया जिम जॉन्स ने, और सभी की पत्नियों को एक्सचेंज करवा दिया। वाइफ स्वैपिंग यहाँ पर चल रही थी। सिर्फ जिम जॉन्स के कहने पर ही किसी की पत्नी किसी और मर्द के साथ संबंध बना रही थी। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इस जिम जॉन्स का इसके फॉलोवर्स के ऊपर हो चुका था। और ना सिर्फ वो ये खेल अपने फॉलोवर्स के बीच खेल रहा था, बल्कि जो भी कोई लड़की यानी जो भी कोई महिला उसको अपने इन फॉलोवर्स में पसंद आ जाती, वो उसको अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाता और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता। और ये चीज बहुत खुशी खुशी वहां के लोग इस चीज को टॉलरेट कर रहे थे। उन सभी को लग रहा था कि ये तो आशीर्वाद है इसका, इसी की वजह से तो हम बचे हुए हैं, वरना तो हम कभी के अब तक निपट चुके होते। जिम जॉन्स को यह भी पता था कि वो जिस जगह में रह रहा है बेशक ये जंगली इलाका है, लेकिन आसपास तो इसके यानी कि इस जंगल के बाहर तो लोग रहते ही हैं, और वो कभी भी इस जंगल के बीच में आकर ये चीज देख सकते हैं कि आखिर इस जंगल में क्या चल रहा है। और अगर उन्होंने देख लिया तो वो सीधा बाहर जाकर सरकार को बताएंगे, पुलिस वालों को बताएंगे, अथॉरिटी को बताएंगे, और वो अथॉरिटीज कभी भी आकर उसका सारा तामझाम निपटा सकती है। तो इस चीज से निपटने के लिए जिम जॉन्स ने अपनी खुद की सेना तैयार करी। सोच कर देखिए आप, जो इसके फॉलोवर्स थे उसमें से हट्टे कट्टे लड़कों को और नौजवान युवकों को उसने उठाया, उनको सेना की ड्रेस दी, खुद की सेना की ड्रेस दी, उनको हथियार सप्लाई करवाए और कहा कि तुम्हें बस हमारे इस पूरे साम्राज्य की रक्षा करनी है। और लोग अब इस चीज के लिए भी तैयार थे। सोच कर देखिए आप, सेना में भर्ती होने के बाद उनको जस्ट सैलरी के रूप में खाना दिया जा रहा था। उनको कह दिया गया था कि अगर तुम सेना में भर्ती नहीं होगे तो मैं तुमको यहां से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारे पास और कहीं जाने के लिए कोई चारा ही नहीं बचेगा, तुम कहीं और जाकर रह ही नहीं सकते। 1970 तक आते आते यहाँ पर जॉन पूरी तरह से सेटल हो चुका था। उसने आसपास की कम्युनिटीज के साथ भी अपने लिंक बना
बना लिया, आसपास के चर्चिज में भी वो जा जाकर वहाँ भाषण देने लगा। और जब लोगों ने देखा कि ये लड़का यानी कि आदमी तो बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट है, बहुत ज़्यादा इक्वालिटी में विश्वास रखता है, तो वो सभी इससे इन्फ्लुएंस हो गए। अब जहाँ इंडियानापोलिस में वो काम उसने किया था वही काम अब ये कैलिफोर्निया में करने लगा। उसने अपना हेडक्वार्टर फिर से शिफ्ट किया, वो लॉस एंजलिस में गया, वहाँ पर अपना हेडक्वार्टर बनाया। इसके अलावा वो सैन फ्रांसिस्को में गया, वहाँ पर जाकर उसने अपना एक अलग से ब्रांच खोली, वहाँ जा जाकर लोगों को जोड़ना शुरू किया। अभी जो आप एक वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वीडियो उन फॉलोअर्स की है जो उसका वेट कर रहे थे वहां पर बैठकर कि कब वो आएगा, कब उनके सामने आकर वो भाषण देगा। लेकिन ये तो जस्ट एक शुरुआत थी। लेकिन यहाँ कैलिफोर्निया में अपना सारा तामझाम बसाकर उसको एक बात अब तक समझ में आ चुकी थी कि वो यहाँ रहते हुए सेफ तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो उसके खिलाफ अब बाहर बातें बनाने लगे थे। पुलिस वाले जो थे वो उसकी तलाश में लग चुके थे कि कभी भी हमको मौका लगे और हम इसे झपें। और इससे पहले कि अमेरिकन पुलिस उसे झपती, उसने सोचा कि क्यों ना वो अपना सारा तामझाम यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाए। और वो फाइनली वहां से निकलकर गुयाना पहुंच चुका था। जी हाँ, 70 के दशक में गुयाना के अंदर हाल ही में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई थी और ये जिम जॉन्स के लिए एकदम परफेक्ट गवर्नमेंट होने वाली थी, जो कि उसको बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। यहाँ पर भी उसने बहुत बड़ा एक जंगली इलाका अपने लिए देख लिया था। अब आप सोच कर देखिए, हजारों की संख्या में फॉलोअर्स उसके वहां पहले कैलिफोर्निया वाले उस पूरे तामझाम के अंदर रह रहे थे, लेकिन यहां से भी अब इनको वापस उठाकर इतनी दूर हजारों किलोमीटर गुयाना में जाना था। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो सारे के सारे फॉलोअर्स अब जाने के लिए, वापस अपने आप को रिलोकेट करने के लिए तैयार हो चुके थे, सिर्फ इस बेवकूफ के कहने पर। यहां पहुंचते ही जंगल के अंदर जिम जॉन्स ने अपने जितने भी साथी आए थे, उसके 1000 के आसपास के थे वो, उन सभी को कह दिया कि देखो, हम यहाँ ऐसे तो रह नहीं सकते, आप सभी को ही काम करना पड़ेगा। हमारे पास कोई मजदूर वगैरह है नहीं, ना ही मशीनें हैं, हाथों से ही हमको सब कुछ बनाना पड़ेगा, इन पेड़ों को काटना पड़ेगा। अब आप सोच कर देखिए कि ना सिर्फ यहाँ बड़े बल्कि बच्चों तक से भी दिन के 12-12 घंटे काम करवाया गया बिना खाना पानी दिए। उनसे पेड़ कटवाए जाते, पेड़ों को वापस छिला जाता, उनसे यहाँ छोटे छोटे काफी सारे घर बनाए गए और इन्हीं घरों के अंदर अब ये इतने सारे हजारों लोग रहने वाले थे। जब इतना काम इन लोगों से करवाया गया तो कुछ एक समझदार लोग थे इस ग्रुप के अंदर, जिनको समझ आ चुका था कि नहीं, ये आदमी उनको बेवकूफ बना रहा है, जिसे हम मसीहा समझ रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि जस्ट उनके साथ टाइम पास कर रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। उन लोगों ने आवाज उठानी शुरू करी तो यहाँ जिम जॉन्स ने, जो कि उसने पहले अपनी सेना बनाई थी, उन्हीं सेना वाले लोगों से कहा कि जाओ इन्हें पकड़ कर लेकर आओ। और जब ये लोगों को पकड़ कर लेकर आए जिम जॉन्स के पास, तो आप सोच कर देखिए, जिम जॉन्स ने बिना कुछ सोचे इन सभी के सभी लोगों के अंदर ड्रग्स के इंजेक्शन लगवा दिए, जिसके बाद ये सारे के सारे लोग सीधे तौर पर इस जिम जॉन्स के गुलाम बन चुके थे, क्योंकि इन सारे लोगों के शरीर को अब नशे की लत लग चुकी थी। ये जस्ट वॉकिंग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। अब जॉन ने अपने आप को अपडेट किया, इसने बिल्कुल अपने जो पूरा इसका डेरा बना हुआ था, उस डेरे के बिल्कुल बीचों बीच में खंबे के ऊपर काफी सारे लाउड स्पीकर्स लगवा लिए और डेली सुबह शाम वो उसके अंदर भौंकता रहता कि हाँ, मैं ही हूं तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हें मेरे लिए सब कुछ, ये करना है वो करना है। यहां तक कि उसने आस पड़ोस में जो भी कबीले वाले लोग इस जंगलों के अंदर बसे हुए थे, उनके खिलाफ अपने लोगों को भड़का दिया कि ये जो आस पड़ोस में हमारे रहते हैं, ये कभी भी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, ये हमारी जान ले सकते हैं और हमें जल्दी से जल्दी इनको निपटाना पड़ेगा। सोच कर देखिए आप, ये जो इसकी सो कॉल्ड सेना थी, उन सेना के हाथ में हथियार भी मौजूद थे और वो बिना कुछ सोचे समझे इन कबीले वाले बेचारे लोगों के ऊपर, आसपास काफी सारे कबीले थे, उन सभी के सभी लोगों के ऊपर चढ़ गए और वहां उन्हें गोलियों से भून डाला। उनकी लाशें तक कभी बरामद ही नहीं हो पाई, जस्ट वो इस दुनिया से गायब हो चुके थे। 1978 तक आते आते इस जिम जॉन्स का कहर पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। आस पड़ोस में लोगों में बातें चल चुकी थी कि हाँ, हमारे बीच में एक ऐसा आदमी रहता है जिसके पास इतने सारे लोग हैं और वो लोग उसके कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब ये बात गवर्नमेंट तक पहुंची, अमेरिकी सरकार तक पहुंची, तो उन्होंने समझ लिया कि हाँ, हमें यहां पर कुछ अब करना पड़ेगा। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेसमैन लियो रयान के एक नेतृत्व में टीम बनाई। लियो रयान इसको अब लीड कर रहे थे। उन्होंने अपने साथ काफी सारे पुलिस वालों को लिया, फोर्स वालों को लिया और कहा कि हाँ ठीक है, हम जाकर इस जिम जॉन्स को देखते हैं कि आखिर यहाँ क्या भसड़ मची हुई है, वो क्यों इतना दुनिया में फेमस हो चुका है, क्या ऐसी दिक्कत उसके साथ चल रही है। लेकिन अब यहाँ लियो रयान ने सोचा कि हम एकदम से जाकर उसके ऊपर हमला बोल देंगे तो हो सकता है वहां जो और भी मासूम लोग हैं उनकी भी जान इसमें चली जाए,
है और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। जिसके बदले यहाँ लियो रयान ने सोचा कि हम पहले जाकर इस जिम जॉन से मिलते हैं, बात करके देखते हैं, उससे पूछते हैं कि हाँ भाई बता क्या दिक्कत है, और अगर बातों में ही हमारा हल निकल गया तो हमें हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले कुछ टीवी रिपोर्टर्स, न्यूज़पेपर वाले, मैगजीन वालों को, जो ये लिखा करते थे, पत्रकारों को, सभी को अपनी टीम बनाई। 15 लोगों के आसपास एक छोटे से प्लेन में वो बैठे। कैलिफोर्निया से उड़कर वो सीधा गुयाना में पहुंचे और वहां उनका वो छोटा सा प्लेन इस जंगल से कुछ ही किलोमीटर दूर एक एयर स्ट्रिप के ऊपर लैंड किया। वहां से 15 लोग उतरे जिसके अंदर लियो रयान भी शामिल थे, और ये 15 के 15 लोग अब सीधा जिम जॉन्स के पास मिलने के लिए पहुंचे। जिम जॉन्स इनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करने लगा। लेकिन जैसे ही ये पार्टी वार्टी होकर ये सारे लोग अब बाहर निकले 15 के 15, तो इसी टाउन के अंदर यानी कि ये जो जिम जॉन्स के कुछ जो फॉलोवर्स थे वो मिलने के लिए इन 15 लोगों के पास आए, जिसमें लियो रयान भी शामिल था। उन्होंने लियो रयान को आते ही एक चिट्ठी दी। अब जैसी ये चिट्ठी लियो रयान ने उसी टाइम पर वहां खोल ली, यही दिक्कत थी लियो रयान की। अगर वो उस टाइम पर वो चिट्ठी ना खोलते तो आज मैं कुछ और ही आपको वीडियो में बता रहा होता। जी हाँ, जिम जॉन्स के कुछ फॉलोवर्स ने उस चिट्ठी के अंदर अपने लिए मदद मांगी थी। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि हम यहां पर फंसे हुए हैं, जिम जॉन्स हमारा मसीहा बना हुआ है, लेकिन हमें पता है कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, ये जस्ट हमारा बेवकूफ बना रहा है और हमें यहां से बाहर भी नहीं जाने दे रहा, आप हमारी प्लीज मदद करिए। और जब ये चीज लियो रयान पढ़ ही रहे थे तो पीछे खड़े हुए कुछ और फॉलोवर्स जो कि जिम जॉन्स के ही थे, उन्होंने देख लिया कि यहां पर कुछ लोगों ने इन लियो रयान को कुछ चिट्ठी वगैरह दी है जिसके अंदर वो मदद वगैरह मांग सकते हैं। इसी बात से पीछे खड़े हुए कुछ और फॉलोवर्स को शक हो गया। उन्होंने अपने अपनी जेब में रखा हुआ चाकू वगैरह निकाला और सीधा का सीधा इस 15 लोगों की टीम के ऊपर वो टूट पड़े। अब इन 15 लोगों ने अपनी जान बचाकर वहां से भागना जरूरी समझा। वो पीछे पीछे भाग रहे थे। अब इनको ऐसे भागता हुआ देख जो इस जिम जॉन ने आर्मी बनाई थी, अपनी सेना बनाई थी, जिसके पास हथियार भी मौजूद थे, वो भी अब इनके पीछे भाग लिए। अब जैसे ये 15 के 15 लोग अपने प्लेन के पास पहुंचे और वो प्लेन के अंदर बैठ पाते उससे पहले ही पीछे खड़े इन लोगों ने, पीछे खड़ी आर्मी ने, जिम जॉन्स की आर्मी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सोच कर देखिए आप, लियो रयान और उसकी टीम के 4 और लोग इस गोलीबारी के अंदर मौके पर ही मारे गए, जबकि 10 लोग उस प्लेन के अंदर बैठ चुके थे, वो वहां से उड़ गए। बाकी 5 लाशें यहां पीछे रह गई। जब ये चीज जिम जॉन्स को पता लगी कि ऐसे ऐसे वो जो लोग उनसे मिलने आए थे, लियो रयान और उसकी टीम, उनके साथ ये सब कुछ हुआ है और लियो रयान की इस पूरे हादसे के अंदर मौत हो गई है, यहां जिम जॉन्स समझ चुका था कि नहीं, अब अमेरिकी सरकार चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि एक बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी हमारे हादसे में मारा गया है। अब जरूर वो हमारे ऊपर बैकफायर करेंगे, हमारे ऊपर हमला करेंगे। और इसी हमले से बचने के लिए और पूरे के पूरे अपने ग्रुप को बचाने के लिए 1000 के आसपास जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन सभी को बचाने के लिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जो कि आज भी 50 सालों बाद भी एक रिकॉर्ड बना हुआ है। इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उसने अपने सबसे खास, जो उसके सबसे खास फॉलोवर्स थे, उन सभी को बुलाया, कुछ दर्जन भर थे वो, अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि कल हमें एक बहुत ही खास एक ड्रिंक बनानी है, एक कोल्ड ड्रिंक टाइप बनानी है, और मैं तुमको कहता हूं कि तुम जाकर ये सारा कुछ तैयारी करो इस कोल्ड ड्रिंक को बनाने की। जब उन लोगों ने पूछा कि हाँ जनाब बताइए बाबूजी हमें किस टाइप की कोल्ड ड्रिंक बनानी है, जो आप कहोगे हम बना देंगे, तो यहाँ पर जिम जॉन्स ने उन्हें कहा कि ना सिर्फ तुमको कोल्ड ड्रिंक बनानी है बल्कि एक जहरीली कोल्ड ड्रिंक बनानी है। जिम जॉन्स ने अपने पास रखी हुई काफी सारी बड़ी मात्रा में जहरीली दवाइयों का एक बहुत बड़ा बैग उठाकर उन लोगों को दे दिया जो कि अब ये कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले थे, और कहा कि जाओ तुम कोल्ड ड्रिंक बनाओ और उसके अंदर ये सारा कुछ डाल देना। क्योंकि जिम जॉन्स अब तक समझ चुका था कि उसका अब एंड आने वाला है। अमेरिकी सरकार अब उसको ऐसे तो जाने नहीं देगी, ऐसे तो उसे छोड़ेगी नहीं, लेकिन यहाँ वो ये भी तय कर चुका था कि वो अकेला नहीं मरेगा, वो सबको साथ लेकर मरेगा। अगले ही दिन जिम जॉन्स ने पूरे के पूरे अपने सारी आर्मी समेत जितने भी लोग, उसके जितने भी फॉलोवर्स उस कैंप में रुके हुए थे, उन सभी को अपने ऑडिटोरियम में बुलाया, खुद जाकर मंच के ऊपर चढ़ गया और माइक में अब चिल्लाने लग गया। पहले तो काफी देर तक भाषण दिया, साइड में जो ड्रिंक थी वो भी अब लाकर रख दी गई थी, काफी सारे ड्रम्स के अंदर वो भरकर वहां पर रखी गई थी। और यहाँ जिम जॉन्स ने कहा कि इस भाषण के बाद तुम सभी को एक ड्रिंक पीनी है। लेकिन जैसे ये चीज मार्सेलिन, याद है आपको जिम जॉन्स की पत्नी, उसको पता लगी कि ये जिम जॉन कुछ ऐसा वैसा करने वाला है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसने जिम जॉन्स को रोकने की भी कोशिश करी कि नहीं तुम ऐसा मत करो, क्यों यहाँ पर बेगुनाहों के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों उनकी जान ले रहे हो। लेकिन यहाँ पर जिम जॉन्स ने उसके साथ भी मार पिटाई करके उसे भी चुप करवा दिया। वो भी अब यहाँ मंच पर जिम जॉन्स के साथ ही खड़ी थी। जिम जॉन्स ने सबसे पहले ऑर्डर किया कि सबसे पहले बच्चों को मंच के ऊपर लेकर आओ। सोचकर देखे उनके माता पिता भी वहीं पर खड़े थे और बेचारे माता पिता, उनको कुछ आइडिया नहीं था कि इन बच्चों के साथ अब क्या होने वाला है। बेचारे बच्चों को लाइन बनाकर ऊपर मंच के ऊपर भेजा गया और उन सभी को आधा आधा
गिलास वो कोल्ड ड्रिंक भरकर दी गई और जैसे उन सब ने वो कोल्ड ड्रिंक पी, एक ही झटके में सैकड़ों बच्चे उसी मंच के ऊपर मौत के मुंह में समा चुके थे। लेकिन ये अभी भी जिम जॉन्स उन सभी को ये कह रहा था कि यही तो हमारा रिवॉर्ड है, यही तो हमारा इनाम है, इसी दिन के लिए तो हम अभी तक जी रहे थे। भगवान ने हमारी सुन ली है, अपने पास बुलाया है और हमें उनके पास जाने के लिए ड्रिंक पीनी पड़ेगी। सोचकर देखिए आप, वो जो लोग वहां पर खड़े थे, जो भी ये बातें सुन रहे थे, इंक्लूडिंग मार्सेलिन, वो सब अपनी अपनी बारी आने का वेट कर रहे थे कि हाँ कब हमारी बारी आएगी, कब हमें वो ड्रिंक मिलेगी, कब हम भगवान से मिलेंगे। बेचारी मार्सेलिन को ये चीज बहुत बुरी लग रही थी। बच्चे जैसे जैसे उसके सामने मरते जा रहे थे उसका मन खराब हो रहा था। उसने गार्ड से अपने आप को छुड़वाया, वो आगे गई, एक गिलास उठाया और वो खुद पी गई। सेकंडों के हिसाब से मार्सेलिन भी इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। अब आप बाकी बच्चे सैकड़ों फॉलोवर्स लाइन से आए, सभी ने अपना अपना गिलास उठाया और वो सीधा उस गिलास से वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। बेशक मेजॉरिटी ऑफ लोग तो ये मान जाएंगे, उसके कहने पर ड्रिंक पी लेंगे, लेकिन कुछ जरूर होंगे जो ये मना करेंगे कि नहीं हम ड्रिंक नहीं पिएंगे। उनका भी इलाज जिम जॉन्स ने पहले ही किया हुआ था। जी हाँ, जैसे ही कुछ लोगों ने मना किया कि नहीं हम तो ये ड्रिंक नहीं पिएंगे, तब जिम जॉन्स के इशारे पर उसकी जो सेना उसने बनाई हुई थी, उन सेना के कुछ बचे हुए जवानों ने अपने अपने पास रखे हुए साइनाइड के इंजेक्शंस को निकाला, उन सभी लोगों को पकड़ा और अंधाधुंध यहाँ पर सभी के शरीर के अंदर वो साइनाइड के इंजेक्शंस ठोक दिए गए। उनकी मौत तो उनसे भी जल्दी हुई जो कि कोल्ड ड्रिंक पीकर मरने वाले थे। सोचकर देखिए आप, सिर्फ 45 मिनटों के अंतराल में 909 लोग एक ही झटके में मौत के मुंह में समा चुके थे, जिनमें से 276 तो बच्चे थे जिन्होंने अभी तक आने वाली अपनी जिंदगी में कुछ देखा भी नहीं था। वो बस इसी चक्कर में फंसकर रह गए कि हाँ वो आने वाले टाइम में कभी ना कभी भगवान से मिलेंगे। जब इसकी भनक सरकार को लगी तो सरकार ने बड़े पैमाने पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन इस पूरे कैंप के अंदर चलाना शुरू किया, लेकिन बहुत थोड़े से ही लोग थे, कुछ गिने चुने दर्जन भर लोग ही थे जो बच पाए थे इस पूरे कांड में। 909 लाशें उस टाइम पर सरकार के लिए उठाना बहुत बहुत भारी काम था। जबकि इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि जिम जॉन्स कहाँ गया, तो इस पूरे मंच पर पूरा कांड करने के बाद, 909 लोगों की जान लेने के बाद, जिम जॉन्स ने खुद शायद अपने आप को गोली मार ली, क्योंकि उस टाइम पर उसकी लाश उस मंच के ऊपर पड़ी हुई थी, उसके सिर में गोली लगी हुई थी। अब ये आज तक पता नहीं चल पाया कि ये गोली उसने अपने आप को मारी थी या फिर उसके इशारे पर किसी ने उसको मारा था। ये आज तक कंफर्म नहीं हो पाया। शायद हो सकता है उसने अपने आप को गोली मारी हो, सुसाइड किया हो जैसे और लोगों ने किया, या फिर हो सकता है उसने अपने किसी सेना के कर्मचारी को ये कह रखा हो कि ये सब होने के बाद तुम मुझे भी गोली मार देना। और बिल्कुल उसी सेकंड से जिस टाइम पर जिम जॉन्स की मौत हुई, उस टाइम से ही पीपल्स टेंपल बंद हो गया। ये संस्था जो थी, ये कल्ट जो ग्रुप था, ये बंद हो चुका था। इसका पूरा इतिहास वहीं पर सिमट गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लोग इतने मूर्ख कैसे बन जाते हैं, कैसे वो हमारे जैसे आम इंसानों की ही बातों के अंदर आ जाते हैं। ये क्यों नहीं समझते कि जो आपको ये चीज सब कुछ सिखा रहा है वो भी तो आपके जैसा ही एक इंसान है, उसको कैसे भगवान ने एक्स्ट्रा शक्तियां दे दी, मुझे तो अब तक समझ नहीं आया। खैर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आप ऐसे ही किसी कल्ट ग्रुप को जानते हैं जो अपने आप में ही सब कुछ अपने रूल्स फॉलो करता हो, जो ऐसे किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ हो, जिनके रूल्स बहुत ज्यादा अलग हैं, जो ऐसा कुछ मानते हो कि हाँ एक दिन वो भगवान से मिलेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे कल्ट लीडर देखे हैं जिन्होंने भगवान से मिलाने के चक्कर में सैकड़ों सैकड़ों लोगों की जानें ले ली। उसको हम या तो मास मर्डर कह सकते हैं या फिर मास सुसाइड कह सकते हैं। लेकिन यहां ये जो हुआ था, जिम जॉन्स ने जो किया था, 909 लोग एक साथ मरे थे। ये आज तक का रिकॉर्ड है। इससे ज्यादा लोगों ने आज तक कभी मास सुसाइड नहीं किया। आपकी राय मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर चाहिए। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। वहां पर मैं ऐसी स्टोरीज को रील्स में डालता हूं, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट स्नेहा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।